चल रहा है? फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स एंड मोमेंटम के जो बेसिक आइडियाज हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और हमने यहाँ पे इम्पल्स पढ़ना स्टार्ट किया था। जब हमने इम्पल्स पढ़ा था तो इम्पल्स में से हमने इम्पैक्ट का वर्ड निकाला, इम्पैक्ट में से हमने कोलिजन्स या कोलिजन का वर्ड निकाला था और कोलिजन के लिए हम क्या सीख रहे थे? डायनामिक्स ऑफ कोलिजन्स या डायनामिक्स ऑफ अ कोलिजन। डायनामिक्स ऑफ अ कोलिजन हम सीख रहे हैं और उसकी डायनामिक्स में हमने क्या किया कि जनाब साहब क्या हो रहा है, तीन आपने शायद कॉलम्स बनाए होंगे कि एक ए था और एक बी था। इसका आगे जाने वाला एरो आपने थोड़ा बड़ा बनाया होगा, इसका आगे जाने वाला एरो थोड़ा छोटा बनाया होगा। दिस विल बी इनिशियल स्पीड ऑफ ए, दिस विल बी इनिशियल स्पीड ऑफ बी, दिस वाज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ए, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास बी, दे वर ट्रेवलिंग। ये कौन सी सिचुएशन है? बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन आपने क्या इनका कैलकुलेट किया हुआ बच्चों? प्लीज देखिए पहले कॉलम में क्या इक्वेशन बनी हुई है। एक तो आपने इनका चेंज नहीं किया, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन निकाला होगा और कुछ और भी निकला हुआ है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी निकली हुई है। प्लीज टेल मी इसकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी निकाली हुई आपने? बिकॉज UA इज ग्रेटर देन B, ग्रेटर देन UB, तो A will approach B with what velocity? With UA माइनस। एक हमने ये चीज निकाली हुई है, फिर हमने इसका मोमेंटम निकाला हुआ है सिस्टम का बिफोर कोलिजन। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन कितना निकला हुआ वो? बल्कि सिंपल कहते हैं मोमेंटम ऑफ द सिस्टम निकाला हुआ हमने, कितना? MA UA प्लस MB UB। किसी को मसला है इस बात से? पहले वाले कॉलम में हमने ये वाला काम किया हुआ है जी, ये हमारे लास्ट लेक्चर से लिंक हो रही है बात, मैंने जस्ट दोबारा रिवाइज करने के लिए बता दी है। फिर हमने क्या किया? फिर हमने कहा सर जी दूसरी सिचुएशन क्या है? जब वो करते करते उसके करीब पहुंच जाएगा, जब A वाला B को इंपैक्ट करेगा, जब इनका इंपैक्ट होगा तो प्लीज टेल मी क्या होगा भाई? सर जी इनके इंपैक्ट के दौरान इंपल्स जनरेट होगा। क्या होगा वो इंपल्स? क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड, कि एक A B पर या B A पर क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। वो जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इंपल्स आएगा, या फिर क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम आएगा। मतलब उस बात का क्या है कि A का मोमेंटम आई थिंक कम होगा और B का मोमेंटम, चूंकि हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि A ने B को मारा है, हालांकि बाद में हमें लगेगा, पता चल जाएगा कि जितना A ने B पर फोर्स लगाई है उतनी ही फोर्स B ने A पर लगाई है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन है। लेकिन जब A और B का कोलिजन हुआ, इंपल्स हुआ, F इंटू T हुआ, चेंज इन मोमेंटम होगा, उससे क्या होगा? हम कहां तक पहुंचे? हमने क्या क्या लिखा हुआ है? हमने कहा जी व्हेन द ऑब्जेक्ट A hits या impacts या collides with the object B, what happens? Then Newton's third law of motion will apply. क्या? If the object A exerts a force on object B, then the object B will also exert an equal but opposite force on object A. Done हो गया। फिर हमने कहा FA is equals to, मतलब F of A on B is equal to negative F of B on A. फिर हमने क्या किया? The time of contact during the collision for both the objects is same, so time for A and time for B, they are also equal. हमने कहा the product of force applied of the and the time of contact वो भी सेम होगा। ओके जी, फिर वो भी सेम होगा तो क्या होगा? हमने कहा भाई फिर इंपल्स सेम होगा। अगर इंपल्स सेम होगा तो क्या होगा? हमने कहा सर जी फिर चेंज मोमेंटम भी सेम होगा। अच्छा, अब हम कहते हैं जी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल बट ऑपोजिट टू द चेंज मोमेंटम ऑफ बी, कि जितना ए के मोमेंटम में तब्दीली आएगी उतनी ही बी में आएगी, बट एक के लिए वो तब्दीली पॉजिटिव होगी और दूसरे के लिए तब्दीली नेगेटिव होगी। ओके, यहां तक हमने अपना सेकेंड कॉलम जो है वो कंप्लीट किया हुआ है। आई बिलीव कि जब मैं एक के मोमेंटम को पॉजिटिव कहता हूं और दूसरे के मोमेंटम को नेगेटिव कहता हूं तो मुझे ना इस बात को आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। आप दूसरा कॉलम बिल्कुल बराबर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं तीसरे कॉलम में इससे ज्यादा बात तो
नहीं लिखवाऊंगा, कॉलम्स आप बराबर कीजिए। थर्ड कॉलम में थोड़ी देर में मैं चला जाऊंगा। इससे पहले कि मैं थर्ड कॉलम पे जाऊं, तो एक पुशरा का ग्राफ्स को लेकर सवाल है, जैसे वर्कशीट में भी था। मैं ड्यूरिंग द कोलिजन की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देने लगा हूं, नॉट वैसी जैसे उसने स्ट्रेट लाइन की दी हुई है, थोड़ा और ज्यादा जूम करके, थोड़ा टाइम के बीच में जाके और ज्यादा देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बताएं जनाब साहब, कोई वैसे और भी किसी ने हाथ खड़ा किया? हाँ, यस एग्जैक्टली, फ्रिक्शनलेस आपने ऊपर का नहीं पढ़ा होगा, दे आर ट्रेवलिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, नो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा रहा मैं भी। एक्सेलरेशन तब होगी जब फोर्स लगेगी। फोर्स कब लगेगी? जब ए ने बी को हिट करना है, उस लम्हे में फोर्स लगेगी, उस लम्हे में एक्सेलरेशन होगी, उस लम्हे में स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ गई तो दोबारा कांस्टेंट। अगर फोर्स खत्म हो गई तो एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगी, स्पीड में इजाफा भी खत्म हो जाएगा। आई थिंक दैट्स इट। इस तरह से होगा। बिफोर द कोलिजन देयर इज नो फोर्स, आफ्टर द कोलिजन देयर इज, एक काम करें, बिफोर द कोलिजन बताएं, वहां बताएं और क्या क्या लिखा है, मैं उसको और जरा कैरी कर लूं। वहां मैं फोर्स को मेंशन कर देता हूं। आपने लिखा ऑब्जेक्ट ए ऑफ मास m एंड ऑब्जेक्ट b ऑफ मास mb आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कोई फ्रिक्शन नहीं है। इफ द स्पीड ऑफ a ua is greater than the speed of b ub, then a will ultimately approach b and the velocity of approach उधर इतनी होगी, फिर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इतना होगा, और उधर जाके अकॉर्डिंग लिखे there is no force acting on the system before collision। पहले कॉलम में जाएंगे, पहले कॉलम में लिखें there is no force acting on the system, there is no force acting on the system। पहले कॉलम में एक और बात लिखिए, देयर इज क्या? नो फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सिस्टम मतलब बोथ द ऑब्जेक्ट्स, सिस्टम के साथ ब्रैकेट में क्या लिखें? बोथ द ऑब्जेक्ट्स। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम लिख दें, मतलब बोथ द ऑब्जेक्ट्स। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और लिखें बिफोर कोलिजन। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स, कब? बिफोर कोलिजन। सो व्हाट? अगर बिफोर कोलिजन कोई फोर्स नहीं है, सो क्या बताऊं? सो देयर इज नो एक्सेलरेशन, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन बिफोर द कोलिजन। क्या मतलब? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। मैंने कभी आपको दो ऑब्जेक्ट्स के अलावा मैं आपको क्या करूं? चांद भी समझाऊं, इसमें आसमान भी समझाऊं, जमीन भी समझाऊं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं मैं उनको डिस्कस करूं, तो ऑफ कोर्स आइसोलेटेड है। मतलब ये दोनों बाकी निजाम से आइसोलेटेड है। ना इन पे मैं ग्रेविटी एक्ट करा रहा हूं, ना इन पे मैं मैग्नेटिज्म एक्ट करा रहा हूं। मैं कह रहा हूं जी कोई फोर्स ही नहीं है, दे आर अलग अलग पड़े हुए। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम बिफोर कोलिजन, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन, हेंस द ऑब्जेक्ट्स आर ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। अरे भाई यही सवाल है आपका, तो कोई फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या होगा? हेंस दे आर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, हेंस दे आर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। एक की स्पीड ज्यादा होती है, दूसरे की स्पीड कम होती है। पीछे वाला आ रहा है कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड के साथ, अगला वाला जा रहा है कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड के साथ, तो पिछला वाला अगले के पास पहुंच ही जाएगा, या नहीं? बेटा जी गाड़ी चलाइए कभी? नहीं। गाड़ी में बैठ के सफर किया है कभी? मैक्सिमम कितनी स्पीड पे गाड़ी चली है? चलो, अरे वो 200, अरे वाह मैडम, ठीक है। इसलिए शायद तुम्हें इस बात का नहीं पता कि अगर पीछे से कोई 220 पर आया तो टक्कर मारेगा ही मारेगा, ठीक है। तो अगर पीछे आप 200 पे जा रही हैं और पीछे से कोई बंदा 220 पर आया तो क्या कर जाएगा? आप जीतेंगी कि वो जीतेगा? वो जीतेगा। और अगर आप उसके रास्ते में आ गई तो वो क्या करेगा? आपका सवाल क्या है? किस सेम पे? तो मैं और क्या कह रहा हूं?
आप जरा मेहरबानी करके वो पहले कॉलम की अंग्रेजी पढ़ तो लेना, ये सारी पढ़ाई पढ़े, दोबारा पढ़े क्या लिखा है, शुरू से पढ़े, शुरू से पढ़े क्या लिखा है, ऊंचा ऊंचा, बिल्कुल ऊंचा ऊंचा। डन हो गया, रोड आ गई, मोटरवे आ गई, दो लोग आ गए, एक बंदा, मतलब ये दोनों के अलग अलग मैसेज आ गए। आगे क्या मतलब है इस बात, जो आप कह रहे हैं कि उनके बीच का डिस्टेंस वक्त के साथ साथ कम होता जाएगा, तो वक्त के साथ कम होता जाएगा तो अल्टीमेटली ए बी के करीब पहुंच जाएगा, तो यही मैं भी कह रहा हूँ। हाँ, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं ए बी को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है जी मैडम, आप क्या कह रही हैं? अगर उन दोनों की स्पीड सेम होगी तब यही होगा जो आप कह रही हैं। अगर उन दोनों की स्पीड सेम होगी तो उनके बीच का फासला जितना है वो उतना ही लगा रहेगा। लेकिन अगर पिछले वाले ने क्या कहा, भाई मेरी स्पीड तुमसे ज्यादा है, तुम एक टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, ये खुदा की कसम छठी क्लास की बात भी उसको भी पता होगी कि पीछे वाली, आगे वाला चोर है, पीछे वाली पुलिस है। अब ये चोर तेज हुआ तो कहेगा जा खड़े में मैं निकल गया, ठीक है। पुलिस तेज हुई तो पुलिस क्या करेगी, हाँ पाकिस्तानी हुई तो पता नहीं वहां जाएगी नहीं, ठीक है। वैसे आजकल पुलिस तेज हुई है, सिर्फ एक चोरों के खिलाफ नहीं, किसी एक बंदे के खिलाफ, ठीक है। वहां पहुंच जाती है, बेचारे रैली निकालते हैं, रैली निकालने के लिए आवाम कम निकलती है, पुलिस ज्यादा निकलती है, ठीक है जी। और सारी रैलियां कामयाब हो गई हैं, सारी रैलियों में क्या हुआ है, आवाम थी नहीं, पुलिस ही पुलिस, ठीक है जी। तो खान साहब की सारी रैलियां पुलिस ने की। बहरहाल क्या कह रहा था जी, तो ये क्या पूछ रहे हो आप लोग मुझसे, मुझे कसम से अपने ऊपर अफसोस हो रहा है। व्हाट इज योर क्वेश्चन? हाँ, पुत्र वो तब की बात थी जब दोनों ने इकट्ठा यूं काम किया था। उसको किधर ला रहे हो इसके साथ, बी वो आगे खड़ा है, ए वो पीछे खड़ा है, बी वहां से आगे जा ही जा रहा है, ए पीछे से आ ही जा रहा है, ए वाले की स्पीड बी वाले की स्पीड से ज्यादा है, ए ने बी को जाके टक्कर मार देनी है या नहीं। कभी पकड़न पकड़ाई नहीं खेली, पकड़न पकड़ाई चल रही है भाई, हैं आप आ जाएं और साथ कोई और आ जाएं, जनाब साहब अपने साथ एक बंदा लें, पकड़न पकड़ाई चल रही है बुशरा, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है यार। एक बंदा आगे है, कहते चलो भागो, और दूसरा पीछे है, कहता अब तुम मुझसे तेज भागोगे तो नहीं पकड़ा जाओगे। अगर उसकी स्पीड है 60 और इसकी स्पीड है 40 तो वो लगे रहेगा, वो और पीछे चला जाएगा। हाँ, इसकी स्पीड भी 40 है, इसकी स्पीड भी 40 है, बीच का डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। इसकी स्पीड 40 है, इसकी 60 हो गई तो बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम नहीं होगा। कम होते होते ए बी को टक्कर नहीं मारेगा। पता नहीं क्या पूछ रहे हैं दोनों, दोबारा पूछो क्या पूछ रहे हो। उसको क्यों नहीं समझ आएगी, कौन सी गुड्स ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन है, तुम रेल स्टेशन से बाहर ही निकली हो, वो अलग सवाल है बेटा, वो अलग सिनेरियो है। मैंने आपको क्या वो उस सवाल का रेफर करके मैं आपको सिनेरियो दे रहा हूं, तो आपके दिमाग में वो सवाल क्यों चल रहा है। प्लीज 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 एक मेहरबानी किया करें, मैं जिस सिनेरियो को पढ़ा रहा हुआ करूं उस वक्त में वो सिनेरियो पढ़ा करें। एक वक्त में मैं 6 सिनेरियो तो नहीं पढ़ा सकता हूं। मैं वो गुड्स और एक्सप्रेस ट्रेन वाला सवाल नहीं पढ़ा रहा बेटा, वो सवाल कुछ और है, उसका डेटा कुछ और है। वो सवाल ये था कि एक ट्रेन खड़ी थी अलग ट्रैक पे, दूसरी ट्रेन आ रही थी कांस्टेंट स्पीड के साथ। इस ट्रेन ने क्या फैसला किया, जब तक तुम मुझे क्रॉस नहीं करोगे मैं स्टार्ट ही नहीं होंगी। उनका अपना शुगल चल रहा है, वो आपस में खेल रहे हैं, ठीक है। यहां पे पकड़न पकड़ाई चल रही है, पुलिस चोर चल रहा है, टक्कर मारनी है या जो भी है, तो यहां वो नहीं होगा कि हाँ अच्छा काम हो सकता है, यहां भी एक काम कर लेते हैं। पुलिस वो कौन सी ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, और ओके फिर मैं एक और काम भी करूंगा। ये कौन सी ट्रेन थी जी मैडम, गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन क्या है जी, फिर उसकी स्पीड भी नहीं थी कुछ, उसकी स्पीड थी क्या 0 0 0, वो जो पीछे वाले से जो आ रहा है उसकी स्पीड होगी। इसकी स्पीड थी क्या 0। ये कौन है जी, कोई दूसरी ट्रेन, उसकी स्पीड कितनी है, आ रहा है आगे और आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। उसकी लाइन में अगली ट्रेन हुई ना तो उसको उड़ा के लेके जाएगा फिर वो, या नहीं, अनलेस अनटिल वो ट्रेन इधर हो और ये भाई यहां से निकली जाए। ये समझा रहा हूं पुत्र जी कि अगर उस एक जो ट्रेन पीछे से आ रही है उसके रास्ते में अगर अगली वाली ट्रेन हुई तो क्या होगा,
ये पढ़ाया जा रहा है और पता नहीं पूछ क्या रहे हो। तुम ये पूछ रही थी सारे एक ट्रेन इधर, दूसरी ट्रेन तो उधर से निकली जाएगी, ठीक है, हाँ निकली जाएगी बिल्कुल। मेरा सवाल ये, पीछे वाली ट्रेन ने अगली वाली ट्रेन को उड़ा के रख देना है, ठीक है। कभी ये फैसला तुम ना करना, नहीं नहीं नहीं, वो डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, ठीक है जी, मैं ट्रेन के आगे मैं आ जाती हूँ, ठीक है जी, और मैं इस तरह का एक्सपेरिमेंट करती हूँ, दोबारा सवाल नहीं पूछ पाओगी। अच्छा पांडे हो, बस करो, खैर खैर उसको सवाल के जवाब में जन्नत में जाके दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। पिछला तुम्हारे गम में मैं भी ट्रेन के आगे आ जाऊंगा। सुना जी, अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो, ट्रेन के आगे नहीं जाना, ठीक है ना, गुड्स ट्रेन के आगे जाना है ना एक्सप्रेस ट्रेन के आगे जाना है, हाँ पटरी अलग अलग हो। बस करें जी, बस करेंगे। कुछ सवाल है जी आपके पास? डिस्टेंस मेंटेन वाला सवाल है बीबी? पूछो पूछो पूछो। नहीं रहने कैसे दें, क्या हो गया, तुमने असल में महसूस कर लिया है, हम तो समझने के लिए महसूस कर रहे हैं, परेशान नहीं होना। इसी तरह मैं समझाऊंगा, इसी तरह समझाऊंगा। प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन। चल रही है, चल रही है, हाँ है, पहले से है। कितना? चलो एक काम करते हैं, 10 कवर कर लियो। कितना कवर कर लियो? ये वाला कितना कवर करेगा? है, अब उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 1 सेकेंड में इसने ट्रेवल किया 10 मीटर पर सेकेंड, इसने उसे 1 सेकेंड में ट्रेवल किया। तो अगर इसका गैप पहले से 10 था तो इसने वो गैप भी कवर करना है, और जो नया उसने गैप पैदा किया है उसको भी कवर करना है, और 1 सेकेंड बाद उसने उसको टक्कर मारनी ही मारनी है। ये मैं कह रहा हूं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी, पता नहीं क्या सोच रही है, ठीक है। मैंने ड्यूरिंग द कोलिजन के वो बनाना है आपको, क्या बनाना है जी? ग्राफ समझाना है। ड्यूरिंग कोलिजन्स हमने सबसे पहली बात की, हाँ जी यहां पे तो फोर्स ही नहीं थी ना, हमने कहा फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट में हमने कहा था अगर क्या होगा, अगर ये वाली स्पीड इस वाली स्पीड से बड़ी होगी तो इट विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम एज कंपेयर टू दिस, अल्टीमेटली इट विल कवर दैट गैप बिटवीन दीज टू, और जब वो गैप को कवर करेगा तो उस तक पहुंच ही जाएगा। जब उस तक पहुंच जाएगा तो क्या होगा, ए ने करना है बी को हिट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ बी ने करना है ए को हिट। उसका एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ कांटेक्ट होगा, और उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ कांटेक्ट के अंदर क्या होगा, क्या होगा जिस टाइम ऑफ कांटेक्ट के अंदर एक ने उस पर फोर्स लगाई, दूसरे ने, और जब फोर्स लगेगी तब क्या होगा, तब एक्सेलरेशन होगी, और जब एक्सेलरेशन होगी तब क्या होगा, तब सर जी मोमेंटम भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी। अब किसकी कितनी होगी, किसकी कितनी नहीं होगी, इसको जरा देखते हैं। मुझे प्लीज आप ये बता दीजिए कि आपकी सेकंड कॉलम की आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। ओके, मुझे इसका ग्राफ कौन कौन सा बनाना है जी? ग्राफ कौन कौन सा बनाना है? सुनिए जनाब साहब, पहले बनाऊंगा फोर्स टाइम ग्राफ, कॉलम्स बराबर कर दीजिए प्लीज। ड्यूरिंग द कोलिजन के क्या बनाएंगे? पहले बनाए फोर्स टाइम ग्राफ, उसके नीचे बनाइएगा मोमेंटम टाइम ग्राफ। क्या बनेगा जी? पहले बनाए फोर्स टाइम ग्राफ, बातों के बगैर यार, बातों के बगैर, ये हंसी मुस्कुराहटों के बगैर। जोक हो रहा हो तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेक्चर चल रहा हो तो आपकी हंसी नहीं बर्दाश्त होती मुझसे। क्या बात हो रही है जनाब साहब? फोर्स टाइम ग्राफ की बात हो रही है। एंड यू नो मैं इस वक्त फोर्स का पहला और चौथा दोनों क्वाड्रेंट्स बनाने की कोशिश करूंगा। एक्स एक्सिस से बनाए जी टाइम इन सेकेंड्स, वाई एक्सिस से बनाए फोर्स इन न्यूटन्स, एंड यू नो दिस इज दैट टाइम जहां से स्टार्ट हो रहा है। मैं कहता हूं कुछ वक्त तक तो, बल्कि नॉट जस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन, मैं पूरे सिस्टम को पढ़ाऊंगा, ड्यूरिंग द कोलिजन भी पढ़ाऊंगा और
आफ्टर द कोलिजन भी मैं कोई ना कोई आपको ड्राइंग सिखाई दूंगा। इधर आए जी। आई थिंक पहले तो कोई फोर्स नहीं लगी, जब तक मैं कहता हूं यहां से, बल्कि टाइम के ले लें, किस में ले लें, इसका फायदा क्या होगा, मिली सेकेंड्स का। ग्राफ थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसकी एक्स एक्सिस थोड़ी फैल जाती है, तो हमें ज्यादा फीलिंग आती है, ज्यादा टाइम लगता है। मैं समझता हूं कि जब कांटेक्ट होता है तो ऐसे होता है, ऐसे। चलो जी, ये पता है कौन सी सिचुएशन है, जब फोर्स 0 थी। दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन, एंड यू नो व्हाट इज दिस दरमियान वाला पोर्शन, these are those seconds, those milliseconds which is during collision, या टाइम ऑफ कांटेक्ट है। ये कहां से लेकर कहां तक टाइम ऑफ कांटेक्ट है, यहां से लेकर यहां तक टाइम ऑफ कांटेक्ट है। एंड यू नो व्हाट, आई थिंक ये मैंने ग्राफ बनाया है फॉर द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्या बाय ए ऑन बी। आई थिंक ये जो ऊपर की तरफ आ रहा है पॉजिटिव फोर्स, ये पॉजिटिव फोर्स किसके लिए है, दिस इज द फोर्स exerted by A on B. Please tell me, क्या B ने A पर फोर्स नहीं लगाई, वो किधर जाएगी, वो नीचे जाएगी। तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी ही चीज बनाऊंगा मैं, किधर, इसकी रिफ्लेक्शन बनाऊंगा। लो जी, and this is for the force exerted by B on A. You can see the pattern, the shape, the magnitude, the values, whatever they are equal in magnitude, but क्या, but opposite in direction. एक का ग्राफ बना है ऊपर, उसको पॉजिटिव समझिए, एक का ग्राफ बना है नीचे, उसको नेगेटिव समझिए। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ भी खड़ा कर दीजिए। एनीवन, नो। और आप फोर्स को महसूस कीजिए कि सर एकदम से यहां से कांटेक्ट स्टार्ट हुआ है, कांटेक्ट अपने पीक पर गया है, फिर कांटेक्ट क्या हो गया है, लूज होने लगा है, और यहां कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया है। तो ड्यूरिंग द कांटेक्ट बेसिकली क्या हो रहा है, ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है, दो बातें। पहले फोर्स अपने पीक पर जाती है, फिर फोर्स पीक से वापस 0 पर आती है। कैसे, ये वही कॉन्सेप्ट में कहते हैं, जब किसी बॉल को हिट करते हैं तो ड्यूरिंग दैट कांटेक्ट पहले वो बॉल ऐसे उस दूसरे, और जिस मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक बॉल है, दीवार को हिट करनी है और वो हिट करके वापस आती है, तो जिस लम्हे में बॉल इसको हिट करेगी उस लम्हे में ये यूं करके बॉल प्रेस होगी। जब वो यूं करके बॉल प्रेस हो रही थी, फोर्स अपने मैक्स पे चली गई, फिर बॉल ने क्या किया, फिर बॉल यूं लूजन अप हुई, तो क्या हुआ जी, फोर्स वापस कम होना स्टार्ट हो गई और ऑब्जेक्ट वापस इधर से हट ही गया। खैर बहरहाल जो भी है, एक आपके पास फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी आ गया, दूसरा आपके पास फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए आ गया, दोनों आपस में क्या थे। अब एक काम करिए, मैं अगर कहूं कि मैं इस बात को ऐसे समझाऊंगा कि सर जी फोर्स ना, ये एक फोर्स थी अपवर्ड और उसके बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट। हम तो फोर्सेस के लिए ऐसे ऐसे पढ़ते हैं ना, एरोज बनाते हैं, क्या इसने इस पर फोर्स लगाई, उसने इस पर फोर्स लगा दी, ठीक है। तो अगर आप इसको बिल्कुल क्या तस्वुर कर लेते हैं, मिली सेकेंड्स की जगह सेकंड ही तस्वुर करते हैं, क्या ग्राफ होता, इतना फैला हुआ होता नहीं, ऐसे होता। फिर ऐसे कैसे होता, मैं ऊपर नीचे, तो सीधी सीधी लाइन ही होती ना, ऊपर की तरफ लाइन होती, नीचे की तरफ लाइन होती,
है नहीं, किसने उसके ऊपर फोर्स लगाई, वो कहता मैंने तुम पे फोर्स लगाई। किसको मसला है इस बात से? एक छोटी सी बात अब मेरी आपसे और है, ये कौन सा ग्राफ है, इसका ग्रेडियंट क्या होता है? पहले सोच लो ना यार, मेरा सवाल गलत भी तो हो सकता है। इसका ग्रेडियंट क्या होता है? फोर्स ओवर टाइम। सर वो तो कोई चीज ही नहीं होती, फोर्स ओवर टाइम कोई चीज ही नहीं होती भाई, फोर्स ओवर टाइम कोई चीज नहीं है। हाँ, फोर्स इनटू टाइम कुछ है, चेंज इन मोमेंटम है, या इंपल्स है, या तो अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं तो वो क्या होगा, या तो वो इंपल्स है या फिर वो चेंज इन मोमेंटम है। तो एक काम करता हूं, एरिया अंडर एफ ग्राफ इज इक्वल टू क्या, या तो इज इक्वल टू इंपल्स या इज इक्वल टू क्या, चेंज इन मोमेंटम। वैसे इसका एरिया निकालूंगा तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ नो, ए ने बी पे फोर्स लगाई है, ए ने किस पे फोर्स लगाई, बी पे। तो मुझे लगता है कि यहां से किसका निकलेगा, यहां से निकलेगा डेल्टा पी बी निकलेगा, क्योंकि जब ए बी पे फोर्स लगाता है तो पी का मोमेंटम चेंज होता है। ठीक, हाँ सेम तो होंगे। यहां से क्या निकलेगा, डेल्टा पी ए निकलेगा। दोनों की वैल्यूज, दोनों का एरिया क्या है, ऊपर वाले का एरिया नीचे वाले का एरिया सेम है जी। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, मैं बता दिया हो, मैंने नहीं पढ़ाना। मैंने क्या पढ़ाना है? नहीं, एरिया क्या होता, एरिया मैंने पढ़ाना है, बट ग्रेड नहीं पढ़ाना। तो ग्रेड मैंने तो F4T का ग्राफ ही पहली दफा पढ़ा रहा हूँ, इसका ग्रेड मेरे सिलेबस में नहीं है। जैसे बहुत सारी क्वांटिटीज होती है हमारे सिलेबस में नहीं होती। किसको? मनाल अजमत, मनाल बेटा, अच्छा क्या बात हो रही है जी, क्या बात हो रही है? आज मैं आपको समझा चुका हूँ कि एरिया अंडर एफ टी ग्राफ जो है वो क्या चीज है, वो बेसिकली एफ इंटू टी है। एफ इंटू टी इम्पल्स होता है, ये चेंज इन मोमेंटम होता है। ठीक है जी, तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी और ये आ गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन, यही लिखा है ना आपने थोड़ी देर पहले, ये नहीं लिखा है आपने? ऊपर क्या दरम्यान के कॉलम में क्या नोट्स लिखे हुए हैं? पहले नोट ये लिखा कि फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, वो नजर आ गया, ऊपर एक फोर्स है एक नीचे फोर्स है। फिर आपने लिखा जी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल इन ऑपोजिट इन, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल इन ऑपोजिट, तो ये वाला एरिया इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। किसी को मसला है? लेकिन असल में ग्राफ, अच्छा खैरियत है, अच्छा चलो देख लें, इमरजेंसी है, हफ्ते को ना किसी दावत पे जाना होता है बंदे ने, उसको इमरजेंसी थोड़ी कहते हैं। अब्बा हैं अम्मा हैं लेने, बहन आई है, इमरजेंसी। देख लो उनसे जाके बात कर लो, अगर थोड़ा सा और पढ़ने की इजाजत देती हैं तो मैं तो अभी निकलो फिर। सुनो जी, क्या बात हो रही है? कुछ तो बात हो रही है, ग्राफ समझ आ गया? कुछ सवाल है आपके पास? मुझे असल में किसका ग्राफ बनाना है? मोमेंटम टाइम का। किसका जी? जो जहाँ पे आपका सवाल था कि लाइन सीधी है कि नहीं है, प्लीज ग्राफ ड्रॉ कीजिए। कौन सा जी? मोमेंटम टाइम ग्राफ। वैसे तो मैं इसके नीचे बनाना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं। मोमेंटम टाइम ग्राफ, मोमेंटम टाइम ग्राफ में वंस अगेन मैं वही y एक्सिस और x एक्सिस बनाऊंगा। y एक्सिस पर देयर इज मोमेंटम इन क्या यूनिट्स हैं? kg ms माइनस 1, या वो न्यूटन इनटू सेकंड भी होती है, ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन मैंने मोमेंटम टाइम ग्राफ पहले a का बनाऊंगा फिर b का बनाऊंगा। प्लीज लुक एट दिस a। वैसे a की स्पीड क्या है? ज्यादा है, तो मुझे लगता है उसका मोमेंटम भी क्या होगा? ज्यादा। दोनों का मास इक्वल अज्यूम कर लेता हूं, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा।
यहां पे भी ये वाली सिचुएशन कौन सी है जी? ये टाइम कौन सा है? बिफोर कोलिजन वाला। वही मिली सेकेंड कर लें। ये वाला कौन सा होगा जी? ड्यूरिंग कोलिजन वाला। और तीसरी तरफ वो क्या होगा जी? आफ्टर। हालांकि वैसे आफ्टर कोलिजन के नोट्स हमारे मुकम्मल नहीं है, लेकिन अभी मैं ड्रॉ करूंगा तो खुद ही समझ आ जाएगा आपको। प्लीज बताइए ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है? कांस्टेंट है जी। क्यों कांस्टेंट? वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम कांस्टेंट। कोई फोर्स सोर्स लगी कोई नहीं, तो कोई एक्सेलरेशन वैक्सेलरेशन है कोई नहीं, कोई स्पीड में इजाफा है कोई नहीं, कोई मोमेंटम में इजाफा है कोई नहीं। अच्छा, वैसे बी के मोमेंटम का क्या ख्याल है आपका? आई थिंक दिस इज मोमेंटम ऑफ ए, राइट? मोमेंटम ऑफ बी क्या होगा? सर वो थोड़ा नीचे होगा। क्यों नीचे क्यों होगा? उसकी वेलोसिटी, दिस इज द मोमेंटम ऑफ बी बिफोर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ बी बिफोर कोलिजन। ओके, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज हैपनिंग? कोलिजन हुआ, टक्कर हुई, टक्कर में एक ने बी, ए ने बी पर फोर्स लगाई, बी ने ए पर। जब ए ने बी पर फोर्स लगाई तो बी के मोमेंटम में क्या हुआ? इजाफा हुआ। इजाफा जब होगा तो किधर तक जाएगा वो? बताओ जनाब साहब। व्हाट इफ आई टेल यू कि अब ये तो डिपेंड करता है कि अगर मैं कहूँ ये यहां से उठकर, एक बात गौर से सुन, बनानी नहीं है प्लीज, बनानी नहीं है, सिर्फ सुननी है। इसके मोमेंटम में अगर इतना इजाफा होता है तो प्लीज, मतलब इतना इजाफा होता है तो उसके मोमेंटम में इतना ही कमी आएगी। तो अगर कमी आ गई तो क्या होगा? आपने थोड़ी देर पहले सवाल सॉल्व किया था, दे जॉइन टुगेदर एंड मूव अवे। कौन सा था? तीसरा था कि चौथा था? जिसमें कहीं आप कहते सर वो जुड़ गए हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा उनको। एक के मोमेंटम में कमी आ जाएगी, दूसरे के मोमेंटम में इजाफा हो जाएगा। एक यहां से उधर चलेगा, दूसरा। मैं लेकिन इस पॉइंट तक नहीं जाना चाहता। मैं इस पॉइंट तक अपनी बात को, मैं किस पॉइंट तक लेके जाना चाहता हूँ? मैं तो रैंडमली कुछ भी करता हूँ। मैं तो ऐसे सीधी लाइन भी नहीं लगाना चाहता था। इफ आई जस्ट टेल यू, हेलो जी, पहली बात तो यह है कि मैंने मोमेंटम का इजाफा बहुत ज्यादा करा दिया है, लेकिन एक बात है, जितना इसका इजाफा कराऊंगा, प्लीज टेल मी, इसमें उतनी ही कमी कराऊंगा। तो इसका इजाफा आ गया जी मैंने इधर से इधर तक, तो उसमें इजाफा भी मैं लाऊंगा ऑलमोस्ट इधर तक, यू नो। हेलो जी, एक चीज तो बड़ी ऑब्वियस है कि जितना मैंने इजाफा किया है पी बी के मोमेंटम में, उतनी ही मैंने कमी लाने की कोशिश की है पी ए के मोमेंटम में। इसमें किसी को मसला है? तो पी बी के मोमेंटम में तब्दीली, और इसे ये क्यों हॉरिजॉन्टल हो गए? फिर टक्कर खत्म हो गई है। टक्कर खत्म हो गई है तो क्या होगा? फोर्स खत्म होगी। फोर्स अगर खत्म होगी तो क्या होगा? एक्सेलरेशन नहीं होगी। एक्सेलरेशन नहीं होगी तो स्पीड में क्या होगा? तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली नहीं आएगी तो मोमेंटम में भी तब्दीली। किसी को मसला है इस बात से? खैर, बहरहाल एक चीज बस रहेगी ये समझाने वाली, ये पैटर्न यूं करके क्यों है? यूं करके क्यों है? बिकॉज लुक एट द फोर्स, पहले फोर्स ज्यादा हो रही है, फिर फोर्स कम हो रही है। तो इसलिए मैं चाहता था, इसका ग्रेडियंट क्या है इस ग्राफ का? इस ग्राफ का ग्रेडियंट इज फोर्स। तो पहले फोर्स ज्यादा हो रही है, फिर फोर्स कम हो रही है। किसको मसला है? पता आपके पेपर वाला क्या करेगा? उसने क्या किया भी क्या था? सीधी लाइन लगा दी थी। उस सीधी लाइन का मतलब क्या था? फोर्स कैसी है? कांस्टेंट। तो फिर एक्सेलरेशन कैसी होगी? लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। मैंने क्या कहा? फोर्स पहले ज्यादा हुई, फिर फोर्स कम हुई। तो इसलिए मैंने ग्राफ कैसे कर दिए? यूं करके, यूं कर दिए। पहले ग्रेडियंट ज्यादा किया है, फिर ग्रेडियंट कम किया है। मतलब पहले फोर्स ज्यादा की है, फिर फोर्स कम की है।
आई थिंक जो मैं समझाना चाहता हूँ मैं समझा चुका हूँ। आप में से किसी के पास अगर कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए जी। किस चीज की? ए की, ओके। ए की जो फोर्स ऑफ ए का जो चेंज इन मोमेंटम है वो नेगेटिव है ना, तो मतलब उसके ऊपर फोर्स कैसी लग रही है? नेगेटिव लग रही है ना, तो उसका ग्रेडियंट नीचे है। ये लाइन अगर नीचे आ रही हो तो उसका ग्रेडियंट क्या होता है? इसका ग्रेडियंट क्या है? इसका ग्रेडियंट क्या है? तो पॉजिटिव नेगेटिव समझ आ जाना चाहिए। इसके ऊपर फोर्स कैसी है? फोर्स ऑन पी बी इज टू द राइट, तो फोर्स इज पॉजिटिव। फोर्स इज पॉजिटिव का मतलब क्या है? मोमेंटम टाइम के ग्राफ का ग्रेडियंट इज फॉर व्हाट ओनली? फॉर बी ओनली, ठीक है। बट फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज क्या? नेगेटिव, तो द ग्रेडियंट ऑफ द मोमेंटम टाइम ग्राफ फॉर ए शुड बी नेगेटिव है, ठीक है। किसको मसला है इस बात से जी? एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस से कोई ताल्लुक नहीं होता। उसकी स्केलिंग तो अपनी मर्जी की है। मैंने तो स्केलिंग इस वजह से की है ताकि मैं वो कांटेक्ट के टाइम को ज्यादा करके दिखा सकूं। अगर आप कहते हैं सर कांटेक्ट का टाइम आपने बिल्कुल कम करके दिखाना है, तो मैं उसको जब जितना कम करूंगा आई थिंक नहीं दिखा, मैं इसका इतना स्ट्रेच नहीं दिखा पाऊंगा। सीधी सीधी लाइन ऊपर बहुत हुआ तो क्या कर, बल्कि एक काम करता हूं मैं इसी को चेंज कर देता हूं, मैं इसी को ऐसे चेंज कर देता हूं, ऐसे चेंज कर देता हूं, उधर जाते हैं जी। अगर मैं कहूं जी मैंने टाइम रखा है सेकंड्स में, यहां रखिए फोर्स इन न्यूटन्स, एकदम से फोर्स यूं चली जाती है, ये है टाइम ऑफ कांटेक्ट। क्या है? या वो ग्राफ ऐसा बना के दे देगा, या फिर समटाइम ना ग्राफ पता है वो कैसा बना के देता है, कहता है यार इसको बिल्कुल यूं करो, ये लो। कुछ समझ आ रही है बात? सुनिए 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 सुनिए, ये लो जी। कहता जी इस टाइम में क्या लगा है? ये लगी है फोर्स। व्हाट इज दिस फोर्स? या उल्टी फोर्स दूसरे पे क्या लगी होगी? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को वो क्या तस्वुर कर रहे हैं? मतलब कांस्टेंट। इक्वल तो है, मैग्नीट्यूड से इक्वल, लेकिन ये फोर्स कैसी है? कांस्टेंट है। तो इसका जब आप क्या बनाएंगे, इसका जब आप मोमेंटम टाइम ग्राफ बनाएंगे तो पता क्या होगा? बताइए क्या होगा? फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स क्या है? तो ग्रेडियंट, इस वाले ग्राफ का ग्रेडियंट, चलें और नीचे कर दें, कि अगर आप कहते हैं सर जी ये यहां से ना इधर चला जाता है तो वहां से इधर आ जाएगा। बच्चों कुछ बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इधर लाइनें सीधी लगेंगी। क्यों सीधी लगेंगी? एक काम करें उसके नीचे भी ड्रॉ करें, पहले वो दो ड्रॉ करें, उसके हिसाब से ये होगा, इसके हिसाब से ये होगा। अगर फोर्स टाइम ग्राफ ऐसी हुई जिसमें आपको फोर्स क्या समझ आ रही हुई? कांस्टेंट फोर्स। क्या कांस्टेंट फोर्स हुई तो उसका जो ग्रेडियंट होगा, ये लाइन बिल्कुल कैसी लगेगी? इधर क्या लिखेंगे जी हम? कांस्टेंट ग्रेडियंट होगा। क्या होगा जी? कांस्टेंट ग्रेडियंट होगा। जी तो बच्चों यहां तक किसी को मसला है? हमारे सिलेबस में वो वाला है जी, बस वो है हमारे सिलेबस में। दूसरा समझा दिया, कोलिजन का स्लो मोशन समझा दिया था ना बेटा, कि कोलिजन का स्लो मोशन कैसा होता है। पहले ऑब्जेक्ट, बड़ी फजूल एग्जांपल आ गई है दिमाग में, है
इसको अगर मैं पंच करूंगा तो पंच का जो कांटेक्ट होगा ना, नहीं फील करेंगे जरा उसको, बुशरा फील करोगी कि है? तो जब इंपैक्ट स्टार्ट होगा क्या उसी में दांत बाहर होगा? नहीं ना, थोड़ा सा 1 मिलीसेकंड लगेगा, फोर्स अपनी पीक पे जाएगी, ठीक है, तो दांत को महसूस होगा, फिर फोर्स। मेहरबानी करो ना यार, क्या एग्जाम्पल पूछती हो मुझसे, कैसा क्यों होगा समझा दिए, ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा। ये ज्यादा मजे का सवाल है जो मकदाद मुझसे पूछ रहा है, सर जी इसको समझू कि उसको समझू। कहते सर वो मेरे सिलेबस में, मैंने कहा हाँ, कहते सर समझ आ गया, ठीक है, तो बात खत्म होगी। ये तो मैंने फैला दी है कि नहीं नहीं नहीं, फोर्स असल में पहले यूं जाती है तो फिर यूं, पहले फोर्स बहुत ज्यादा होती है फिर फोर्स कम होती है। हमारा सिलेबस कहता है फोर्स कांस्टेंट होती है, फॉर दैट मोमेंट ऑफ टाइम फोर्स को कांस्टेंट अज्यूम करें, और अगर कांस्टेंट अज्यूम करूं तो मैंने आपके सामने कर दिया है, उसका ग्राफ बना, ठीक है। मुके को महसूस तो नहीं कर लिया तुमने? हाँ पूछो पूछो, क्या पूछना चाहती है पूछो, तुम्हारे सवाल का तुम्हें हक है, मैं तुम्हें सवाल का हक है, मुझे जवाब का हक है, मारा तो नहीं है ना यार, मैंने तो सिर्फ महसूस कराया है। जी जी बुशरा पूछिए। आप क्या चाहते हैं कि फोर्स कैसी हो? आप बताइए आप क्या चाहते हैं, फोर्स कैसी हो? हाँ हम तो शार्प एंड कीजिए दिए ना, उसी इंस्टेंट पर हुई है। हाँ एक इंस्टेंट में भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है, तो इस टाइम ड्यूरेशन में ये अगर मैं कहूं जी 1 मिली सेकेंड है, तो डोंट यू थिंक दिस 1 मिली सेकेंड इज एन इंस्टेंट ऑफ टाइम है? 1 मिली सेकेंड इज अ वेरी वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम। 1 सेकेंड में देर आर 1000 मिली सेकेंड्स, तो जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कुछ तो होगा ना, वो एक इंस्टेंट दिखा दिया ना पुत्री। आपका सवाल गलत है, आई एम सो सॉरी, आपका सवाल गलत है, दिस टाइम योर क्वेश्चन इज वेरी मच इनकरेक्ट। क्या आप जिसको इंस्टेंट बोल रही हो, मैं भी तो उसको इंस्टेंट ही बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ इतना बड़ा करके व्यू दिखा दिया है, आपको इतने बड़े से प्रॉब्लम है, फिर किस बात से प्रॉब्लम है? मैं इंपैक्ट समझा रहा था आपको कि इंपैक्ट कैसे और समझाना। दो चीजों की कोलिजन में मैंने देखा तुमने मोबाइल ले लिया नया, किस खुशी में लिया? कॉल कर सकूं चलो, लेकिन मोबाइल को ज्यादा देर के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, टाइम जाया होता बंदे का। आज तुमने एक वीडियो देखनी है, यूट्यूब पे जाके लिखना है गोल्फ क्लब हिटिंग अ गोल्फ बॉल इन स्लो मोशन। क्या होता है? नहीं उसमें थोड़ा और भी स्लो मोशन होता है, बॉल दबती है कि नहीं दबती? मैं और क्या समझा रहा हूं, जब बॉल दबती है तो जब वो दब रही होती है तो दो चीजों का ना पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा होता है। पहले दो चीजें जब आपस में कांटेक्ट करती हैं, इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो, तो कांटेक्ट असल में ना कांटेक्ट 0 से स्टार्ट होकर कांटेक्ट मैक्स होता है, ये होता है कि नहीं होता? तो वो है जी, कांटेक्ट जब 0 से स्टार्ट होगा तो कांटेक्ट फोर्स 0 होगी, कांटेक्ट जब मैक्सिमम बिल्ड हो जाएगा तो फोर्स मैक्सिमम बिल्ड हो जाती है। फिर उस लम्हे पे ऑब्जेक्ट्स ने एक दूसरे से अलग अलग भी होना होता है, तो जब वो अलग होने लगते हैं तो कांटेक्ट लूज होता है, तो कांटेक्ट फोर्स भी लूज होती है, ये समझा रहा हूं। बेसिकली जब कांटेक्ट का वर्ड है, कांटेक्ट डेवलप होगा तो उसके डेवलप होने में टाइम नहीं लगता, तो कांटेक्ट फोर्स भी डेवलप होती है, कांटेक्ट फोर्स के डेवलप होने में भी मखसूस टाइम लगता है। फिर कांटेक्ट छुट रहा होता है, अलग हो रहे होते हैं, अगले बंदे ने आगे जाना होता है, मतलब अगला तेज हो जाएगा, पिछला स्लो हो जाएगा, तो उनका कांटेक्ट क्या होगा? खत्म होने लगेगा। जब उनका कांटेक्ट खत्म होने लगेगा तो उनकी कांटेक्ट फोर्स क्या होने लगेगी? खत्म होने लगेगी। तो वो जितना उसको टाइम लगेगा उतने टाइम में ऊपर उतने टाइम में नीचे, ये समझा रहा हूं। अब हमारा सिलेबस वाला क्या अज्यूम करता है, कहता तेरा दिमाग खराब है, क्यों पढ़ा रहे हैं? ठीक है, सीधी सीधी बात पढ़ा भाई, जैसे उसको समझ आ रही है। सर कांटेक्ट फोर्स, तो जो तुम कह रही हो ना सर जी ये कांटेक्ट फोर्स ऐसे क्यों होती है, कांस्टेंट होनी चाहिए, सिलेबस वाला भी क्या कहता है?
भाई ना समझाओ, ये तुम्हें किसने कहा कि पहले कॉन्टैक्ट डेवलप होता है फिर कॉन्टैक्ट खत्म होता है, ये ना समझाओ, सीधा सीधा समझाओ। कॉन्टैक्ट होता है एक पर्टिकुलर लम्हे के लिए होता है, वो लम्हा भी थोड़ा सा समझाओ। तो वो है प्योर नोट्स, मेरे प्योर सिलेबस के वो नोट्स हैं। ये है सर ज़हीर नोट्स, हैं जी। क्वेश्चंस आस्क्ड बाय बुशरा हनीफ, एक्सप्लेन्ड बाय सर ज़हीर अहसान, तो उस वजह से थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल आ गई है। और ये मैं ना समझाता अगर तुम मुझसे वो सवाल ना पूछती वर्कशीट वाला, जहां पे लाइन बिल्कुल, जरा वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 3 या 4 निकालो जी। वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएं। क्वेश्चन 4 के ग्राफ पे जाएं। क्वेश्चन 4 के ग्राफ पे टाइम 60 से टाइम 100 मिली सेकेंड्स तक मोमेंटम चेंज दिखाया गया है। मोमेंटम चेंज की लाइन कैसी दिखाई गई है? बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई गई है। तो प्लीज टेल मी फोर्स के बारे में क्या अज्यूम किया गया होगा कि इन दैट पोर्शन ऑफ टाइम फोर्स अप्लाइड इज कांस्टेंट। तो ये वाला काम होगा कि वो वाला काम होगा? वो वाला काम होगा। अगर आप मेरा ग्राफ उसका भी बिल्कुल ऐसे ही है ना, पहले यूं नहीं, इसका यूं करके ऊपर चला गया, दूसरे वाले का यूं करके नीचे आ गया, तो मसला है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो आई थिंक यहां पे भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितना ये यहां से ऊपर जाएगा उतना ही यहां से ये नीचे आ रहा होगा, दैट्स इट। और यहां अगर लाइनें स्ट्रेट है तो इनके अगेंस्ट फोर्स कांस्टेंट अज्यूम हो रही होगी। और अगर लाइनें स्ट्रेट ना हुई, जैसे ये है कि लाइन स्ट्रेट नहीं है, मतलब ग्रेडियंट ज्यादा फिर ग्रेडियंट कम, मतलब फोर्स ज्यादा फिर फोर्स कम, मतलब पहले फोर्स डेवलप्ड फिर फोर्स वैनिश्ड। तो आई थिंक पहले कांटेक्ट डेवलप हुआ है फिर कांटेक्ट खत्म हुआ है, और अल्टीमेटली क्या हो गया है, उसकी वेलोसिटी फिर कांस्टेंट हो गई है, इसकी वेलोसिटी फिर कांस्टेंट हो गई है। क्यों सर? नाउ दे आर नॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। क्यों? सो देयर इज नो कांटेक्ट फोर्स ऑन ईच अदर, सो देयर इज नो मोर एक्सेलरेशन, सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एनी क्वेश्चंस प्लीज? यस, हाँ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आए वापस पिछले कॉलम की तरफ एंड टेल मी वन थिंग, कि आफ्टर द कोलिजन क्या होता है। पहली बात तो ये है कि आफ्टर द कोलिजन, अगर मैंने ग्राफ समझा दिए हैं, जब उनका कांटेक्ट खत्म हो गया, पहले ए और बी दूर दूर थे, ए की स्पीड ज्यादा थी, बी को हिट कर रहा था, ए ने बी को हिट किया। आई थिंक बी की स्पीड क्या हो गई है अकॉर्डिंग टू योर ग्राफ्स? बी की स्पीड क्या हो गई है? बी का मोमेंटम ऊपर निकल गया ना, तो मुझे लगता है बी की स्पीड भी आगे निकल गई है। इसको क्या लेबल करूं? वी बी। इसको क्या लेबल करूं? वी ए। This is the situation after momentum, after the collision, after the collision. Okay. After the collision का जो सीन है, उधर मैं आपको न्यूटन का थर्ड लॉ की बजाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझाना चाहूंगा। प्लीज थर्ड कॉलम में जाकर सबसे पहली हेडिंग दीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इमरान, वर्कशीट चाहिए, वर्कशीट नंबर 2 डायनामिक्स की कोलिजन्स वाली, बाबर को पता है? हाँ जी, सुनो सुनो, ध्यान इधर दो यार। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बड़े मैम कंजर्वेशन, कंजर्व्ड होना, कंजर्व मतलब जाया, सेव्ड होना, जाया ना होना, वेस्ट ना होना। ओके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये अप्लाई होता है ड्यूरिंग द कोलिजन। इस पर कब अप्लाई होता है? कि जब एक के मोमेंटम ने कम होना है दूसरे के मोमेंटम ने। तो लॉ है क्या? लॉ ये है कि सर जी एक ऑब्जेक्ट ने जब दूसरे को हिट किया, एक के मोमेंटम में अगर कमी आई तो दूसरे के मोमेंटम में क्या होगा? इजाफा होगा। लेकिन हाँ एक बात है, जितना इसमें कमी आएगी उतना, तो उससे क्या होगा? टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। एंड आई थिंक इट स्टेट्स दैट, लिखिए जी, it states that the total momentum of an isolated system
total momentum of an isolated system, law of conservation of momentum. It states that the, इस वाले कॉलम में क्या पढ़ा रहा हूं, law of conservation of momentum. हाँ, लाइट नहीं है, कितने बजे आती है? कोई बात नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा जी। लाइट आ जाए तो बना देना, ना आए तो बैठे रहना। क्या बात हो रही है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन इट स्टेट्स दैट, क्या लिखा? द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant during any situation. ऐसा लगे, during any situation of collision or explosion. ये explosion में भी अप्लाई होता है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा collision ही। During any situation of collision or explosion. During any situation of collision or even कोई चीज कोलाइड करती है या एक्सप्लोड भी करती है, तब भी क्या होगा? तब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा। अब मैंने अपने सवालों में कोलिजन्स पे अप्लाई करना है या एक्सप्लोजन पे अप्लाई करना है, लंबी चौड़ी वर्कशीट है, वहां सब समझ आ जाएगा, नो क्वेश्चंस। उसमें बहुत कुछ सवाल हैं कि कब किसने टक्कर मारी, कैसे टक्कर मारी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक्सप्लोजन का कुछ सवाल ना पूछना, मेहरबानी करना। कोलिजन ही मैं पढ़ाऊंगा, एक्सप्लोजन नहीं पढ़ाऊंगा। एक काम करें, एक और स्टेटमेंट लिखिए, बजाय इसके कि मैं ये कहूं कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, एक और जुमला भी होता है जब हम कहते हैं मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये ज्यादा आसान सिचुएशन है, प्लीज लिखिए। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट, इट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज, it can also be stated as, it also states that the momentum of an isolated system, the momentum of an isolated system, the momentum of an isolated system before collision or explosion, before collision or explosion is equal to the momentum of the system, is equal to the momentum of the system, is equal to the momentum of that isolated system after the collision or explosion, after the collision or explosion। मैं लिख रहा हूं कि it also states that the momentum of an isolated system before collision or explosion is equal to the momentum of that isolated system after collision or explosion। Momentum of the system before collision explosion is equal to momentum of the system after collision or explosion। अच्छा, अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो आई थिंक मुझे एक इक्वेशन बना लेनी चाहिए। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन क्या था? m1u1 प्लस mbub, और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या है वैसे? mava प्लस mbvb, और ये वाली फ्रेज और ये वाली फ्रेज आपस में क्या होगी? ये आपने क्या निकाला था? मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या बिफोर कोलिजन का मोमेंटम है ना। प्लीज टेल मी व्हाट इज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन? MAVA प्लस MBVB। चूंकि आपका लॉ ये कहता है कि दोनों बराबर हैं, तो एक काम कर दीजिए, बल्कि नहीं, उस तरह से ना लिखें। किस तरह से लिखें जी? आप कहें जी वहां से निकालें पहले, क्या सिंपल कर देता हूं। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन की क्या इक्वेशन बनी हुई है? MAUA प्लस MBUB। तो अब आफ्टर कोलिजन की क्या इक्वेशन बनेगी? MAVA
प्लस MBVB, MAVUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। और अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जनाब साहब, यू सी हमने क्या लिखा है, हमने वहां पे जो मोमेंटम की एक्सप्रेशन निकाली थी बिफोर कोलिजन वाली, और यहाँ पे जो मोमेंटम की एक्सप्रेशन बनती है आफ्टर कोलिजन वाली, उन दोनों को इक्वल कहा है कि जितना मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन है उतना ही मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन होगा। क्यों भाई सर? चूंकि मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। मतलब क्या है सर, किसी का अगर कम हो गया ना, किसी एक का अगर कम हो गया तो दूसरे का लाजमी ज्यादा होगा। कितना? जितना इसका कम होगा उतना ही उसका ज्यादा होगा। तो सर जितना टोटल इसका पहले था, टोटल बाद में उतना ही रहेगा। टोटल मोमेंटम, बल्कि एक काम करें, ऊपर अंग्रेजी में एक वर्ड चेंज करना है। दूसरी डेफिनेशन में लिखा है, पहली डेफिनेशन क्या लिखी? पहले आप लिखते हैं जी कि states that total momentum of an isolated system remains constant during any situation of collision or explosion। फिर आप लिखते हैं also states that the momentum, यहां पे लिखना था क्या, also states that the total momentum of an isolated system before collision is equal to the total momentum of that isolated system after collision। सेकेंड डेफिनेशन में मोमेंटम के पीछे दोनों दफा टोटल लगा लें, चूंकि दो चीजों का है, तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और सिस्टम का टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि कोई कोलिजन जाया वाया नहीं हो रहा। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? हाँ, कभी भी नहीं, चाहे जो मर्जी दुनिया का कोलिजन हो, मोमेंटम कभी भी जाया नहीं होता। जितना मोमेंटम सिस्टम का बिफोर कोलिजन होता है उतना ही मोमेंटम सिस्टम का आफ्टर कोलिजन होता है, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो चाहे कोलिजन इनइलास्टिक हो। मैंने अभी आगे जाके एक और जुमला लिखी थी, द अबव लॉ अप्लाइज, द अबव लॉ अप्लाइज कब whether the collision is, the above law applies whether the collision is elastic or inelastic। किसका? अच्छा, अगर मैं कहूं सुनिएगा जरा गौर से प्लीज, if I say this is 1 2 3 4 5, बिफोर कोलिजन का जवाब देंगे आप मुझे? 2 + 4 इज इक्वल टू 6। आफ्टर कोलिजन का जवाब देंगे आप मुझे? 1 + 5 व्हाट इज इट? 6। एक का कम होगा दूसरे का, जितना इनका पहले इसका था 2 उसका था 4, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज 6, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज 6। तो बराबर है ना, एक का कम हो रहा है एक का ज्यादा हो रहा है, जितना इसका कम होगा उतना ही उसका ज्यादा होगा। खैर बहरहाल जितना इसका कम होगा उतना उसका ज्यादा होगा, ये आप सेकंड कॉलम में लिख चुके थे। मैं थर्ड कॉलम में जाकर क्या स्टेटमेंट दी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से मैंने अंग्रेजी डेवलप करने की कोशिश की है। आप में से किसी के पास अगर कोई सवाल है तो आपको हाथ खड़ा कर देना चाहिए। एनीवन? नो? एक काम रह गया, ये जो मैंने इलास्टिक और इन इलास्टिक का जिक्र किया है, आई थिंक इसके लिए मुझे आगे जाकर वो नए कॉलम बनाने पड़ेंगे, टाइप्स ऑफ कोलिजन्स वाले, एक तरफ इलास्टिक और दूसरी तरफ इन इलास्टिक। कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं अगले लेक्चर में आपको इलास्टिक और इन इलास्टिक पढ़ा दूंगा।